जैसा कि आप देख लीजिए कि हम लोग बिहार पुलिस का कांस्टेबल का सेट डिस्कशन कर रहे हैं और सेट डिस्कशन का जो महत्व है काफ़ी है। आज हम आपको बता देते हैं कि सेट डिस्कशन के साथ साथ अब आपका करेंट अफेयर्स भी चलेगा साथ में। हर रोज़ एक एक टॉपिक पर चर्चा होगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगले बार से एक एक टॉपिक मिलेगा और उस टॉपिक को क्लियर करके आना है और उस पर डिस्कशन भी होगा। साथ में पुलिस कांस्टेबल का सेट डिस्कशन होगा, उसके साथ एक एक टॉपिक पर चर्चा भी करेंट का करेंगे, क्योंकि करेंट का भी महत्व काफ़ी एग्जाम में है। इसलिए चलिए चलते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर आपका 45 तक हो गया था उस दिन, आज हम 45 के आगे चलेंगे। 46 में बोला है, यहाँ पे देख लीजिए, 46 में शुद्ध छांटने को कहा है, शुद्ध वाक्य को। तो मेरा दोस्त के पिताजी तंबाकू के तो कट गया है, तंबाकू के व्यापारी हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के व्यापारी हैं, ये वाला होगा सेंटेंस सही। पुराने व्यापारी होंगे तो ये भी सही है, ठीक है। तो याद रखिए, उधर अगर एडजेक्टिव है तो पुराने व्यापारी है, ये भी साथ सही होगा। अब उसके बाद है इसमें इस सारे गलत है, ये 2-3 पढ़ लीजिएगा, गलती है सारा। आगे देख लीजिए, अगला बोला है कि निम्नलिखित में कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है, मतलब किससे विटामिन डी बनता है। तो याद रखिएगा, विटामिन डी त्वचा बनाता है सूरज के प्रकाश लेकर के, याद रखेंगे। आगे बोला है कि 2014 का फुटबॉल विश्व कप होगा। तो 2014 उस समय, ये पिछला प्रीवियस सेट है इसलिए 14 का पूछा था। तो याद रखिएगा उस समय 2014 का जो हुआ था वो ब्राज़ील में हुआ था, और उसके बाद जो है ना, ये 2022 का जो हुआ है कतर में हुआ है, याद रखेंगे। उस समय ब्राज़ील में हुआ था। और आगे है 49 में है कंगारू। तो कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा गया है, ये बात ध्यान कर लें। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा गया। आगे बोला है 50 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, तो सबको पता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर हुआ था, और राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर हुआ था। तो ये बात ध्यान में कर लेंगे, ठीक है। अभी बोला है यूनेस्को का मुख्यालय पूछा है। तो हम आपको बता दूं, 2 चीज़ होता है, एक तो होता है आपका यूनेस्को, एक होता है यूनेस्को, एक होता है यूनिसेफ। ये दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, यूनिसेफ। तो याद रखिएगा, आप सेफ कहाँ पे रहेंगे, आप सेफ कहाँ पे रहेंगे, न्यूयॉर्क में आप ज़्यादा सेफ रहेंगे, ठीक है। न्यूयॉर्क में ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो जैसे ही सेफ आ गया, इसका मतलब इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में होता है, और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। सेफ कहाँ रहेंगे, न्यूयॉर्क में। ऐसे अगर ट्रिक से याद कर लेते हैं तो हम याद रखेंगे। अब इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, एजुकेशन साइंटिफिक कोऑपरेशन होता है, या ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसी तरह के है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बोला है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो संतोष ट्रॉफी जो है ना, फुटबॉल से खेला जाता है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी में फुटबॉल खेला जाता है, याद रखेंगे। अब बोला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान और जय किसान का नारा आपको ध्यान रखना है, लाल बहादुर शास्त्री का दिया हुआ है, ठीक है। करो या मरो का नारा गांधी जी दिए थे, ठीक है। करो या गरीबी हटाओ का नारा दिया है इंदिरा गांधी। करो मरो का नारा दिए हैं महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस दिए हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये सारे बात आपको ध्यान में रखना है। आगे बोला है फिल इन द ब्लैंक्स, इंग्लिश का सवाल आ गया है। तो यहाँ पे हम नाइदर और आइदर वाला आपको बताए हुए हैं। तो नॉर देख करके आपको नज़दीकी सब्जेक्ट देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैलेंटाइन है, तो वैलेंटाइन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए इसमें एक ही मात्र ऑप्शन ईज होगा, सिंगुलर, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, आगे देख लीजिए, आइदर फिर यहाँ पर भी आया है, आइदर हिस्टोरिकल और आया है। तो और के नज़दीकी सेंटेंस देखना है, तो पर्सन्स है, क्या है, पर्सन्स। तो पुल्डर लगेंगे, ठीक है। अब पुल्डर में देखना है, तो पुल्डर में 2 गो है, एगो ये भी है और एगो ये भी है। अब कौन हम लगाएंगे, तो हैव नहीं लगाएंगे हम अब यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस को आपको देखना है, आर लगेगा यहाँ पे। क्यों आर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पूरा सेंटेंस को जो पढ़िएगा, तो आइदर हिस्टोरिकल ओकेजन्स और डिस्टिंगाइज्ड पर्सन्स, ठीक है।
कॉमेमोरेट ऑन सेकुलर हॉलीडेज। मतलब कहने का मतलब है जो ये पर्सन को जो है ना, जो अलग तरह के व्यक्ति होते हैं उसको हम याद करते हैं, तो हम याद करते हैं, याद करने वाला ये पर्सन को हम याद कर रहे हैं, तो यानी करने वाला तो हम हुए ना, तो ये पैसिव में चला गया। अब पैसिव में चला जाएगा तो पैसिव के लिए आर लगेगा, अगर ये एक्टिव में होता तो हैव लग जाता। ये सेंटेंस का नेचर पैसिव में गया इसीलिए यहाँ पे आर लगा देंगे, ठीक है। याद किसको, हम पर्सन को याद हम न कर रहे हैं, मतलब जब ऐसा कोई यादगार दे आता है तो उस समय याद हम करते हैं किसको, उन लोगों को जो यादगार के लोग हैं, उनको हम कोई भी पर या हिस्टोरिकल जगह पर हम जाते हैं तो हम उन लोगों को याद करते हैं जो लोग अपना हिस्टोरी में पूरा के पूरा अपना काम किए हुआ है, मतलब ऐतिहासिक रूप से उनको नाम है, तो उन व्यक्ति का याद हम कर रहे हैं। तो करने वाला ये नहीं है, याद उसको किया जा रहा है, तो पैसिव हो गया, तो पैसिव हो गया इसलिए आर लग जाएगा। अगर एक्टिव होता तो यहाँ पे इज लग जाता। आगे देख लीजिए, आगे बोला है आई बॉट ऑल दीज बुक्स ओनली। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ बोला है बॉट फोर होता है, याद रखिए। किसी चीज़ को लाने के लिए बॉट के साथ हम फोर लगाते, तो फिक्स प्रीपोजिशन इसके साथ हो जाएगा फोर। बॉट फोर याद रख लीजिए, बॉट आया है इसलिए फोर होगा। आगे बोला है आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज ऑलवेज यूज एज सिंगुलर, ठीक है। जो हमेशा सिंगुलर में यूज होता है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो आप लोग सिंगुलर पुलर पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये भी पुलर होता है, ये भी पुलर होता है और ये भी पुलर होता है। ये बीमारी एक है मीजल्स, जिसको हम सिंगुलर में प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अन्य बीमारी हम पुलर में प्रयोग करते हैं, लेकिन एक मीजल्स बीमारी है, एक मम्प्स है, दो जो है ना सिंगुलर में प्रयोग होता है। तो ये बात याद रखिए, मीजल्स और मम्प्स को, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए, कह रहा है द यंग वन ऑफ द गोट किड, ठीक है, एंड दैट ऑफ हेन इज, मतलब मुर्गी के बच्चा को हम लोग चीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीक, याद रखिएगा। बोला है कि जैसे हम यंग, यानी कहने का मतलब है द यंग वन ऑफ किड, ठीक है। गोट इज किड, मतलब किड होता है बकरी का बच्चा, तो उसी तरीके हेन का बच्चा क्या होगा? तो चीक होगा। ऐसे चिकन हम मतलब चिकन बोलते हैं, तो याद रखिए, उससे आधार पर आपको ध्यान रखना। अब ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बोला है कि बोल्ड में कुछ दिए गए हैं, फॉलोइंग सेंटेंस आर वर्ड प्रिंटेड बोल्ड, ठीक है, बोल्ड में दिया गया है और नियरली द सेम मीनिंग। जैसे ही सेम मीनिंग का था, इसका मतलब साइनोनिम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सिनोनिम। अब यहाँ पे देखिए सिनोनिम, यहाँ बोल्ड में जो दिया होगा उसका सिनोनिम हमको ढूंढना है। बोल्ड में क्या दिया है? टीचरस दिया है। क्या दिया है? टीचरस। तो टीचरस का मतलब धोखेबाज होता है। अब धोखेबाज इसमें किसका मतलब हो सकता है, ये ध्यान रखना है। ये धोखेबाज किसका मतलब हो सकता है? तो यहाँ सिंसर का तो मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ट्रूथफुल का भी मतलब वो नहीं होगा, ब्रेव का मतलब भी धोखेबाज नहीं होगा। तो लास्ट फॉल्स एंड डिसलॉयल देखने से ही पता चल जाएगा। अगर टीचर्स का मतलब हमको पता होता तब, ये बात भी ध्यान आपको रखना है। आगे बोला है, आगे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट, मतलब इनमें से कौन है जो गलत है। अब यहाँ बोला है रूस्टर का हेन, ठीक है, पैट्रियार्च का मैट्रियार्च मतलब अपोजिट दिया है, ठीक है, स्टेज का हिंट दिया है और बोर का डैम दिया हुआ है, ठीक है, बोर का डैम दिया हुआ। तो याद रखिएगा कि ई जो है आपको ध्यान रखना है कि एक दूसरे से रूस्टर को हम हेन उसका अपोजिट बोलेंगे, ठीक है। उसी तरीके से पैट्रियार्च का मैट्रियार्च होगा, मतलब पितृसत्तात्मक को मातृसत्तात्मक बोलेंगे। स्टेज को हिंड नहीं बोलते हैं, ठीक है। स्टेज तो सामने होता है, तो उसको हम छिपा हुआ को हम हिंड नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये गलत है। बाद बाकी सब ये भी सही है। बोर का डैम होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में कर लीजिए। आगे बोला है भारत में खरीफ फसल का मौसम, तो खरीफ फसल अभी है, अभी कौन है? जून जुलाई होगा, यही ना होगा? जून जुलाई होगा। अभी जून चल रहा है ना, तो जून ही जुलाई ना होगा। तो जुलाई से अक्टूबर, यहाँ जून जुलाई दिया है कहाँ? नहीं दिया है, तो जुलाई से अक्टूबर मानेंगे। क्या मानेंगे? यहाँ जून जुलाई होता है जनरली, लेकिन जुलाई से अक्टूबर हम मान लेंगे खरीफ फसल। हालांकि अक्टूबर लास्ट होता है, इसीलिए जुलाई से स्टार्ट हुआ और अक्टूबर तक लास्ट हुआ, ठीक है। ऐसे नज़दीकी महीना रहेगा तो जून जुलाई रहेगा, ठीक है। हाँ, आगे है जैव मंडल रासायनिक पोषक तत्व का चक्रण, ठीक है, किसके द्वारा होता है? तो सब के द्वारा होगा। वायु द्वारा भी होता है, जल द्वारा भी होता है, भूमि द्वारा भी होता है, सबके द्वारा होता है।
रासायनिक पोषक तत्व का चक्रण होता रहता है। मिट्टी में जाता है, मिट्टी से ऊपर आता है, ऊपर से फिर शरीर में जाता है, फिर शरीर से मिट्टी में जाता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं मिट्टी द्वारा भी हुआ, जल द्वारा भी हुआ और वायु द्वारा भी होता है, याद रखिएगा। अगर प्रोटीन का संश्लेषण बोला है कहाँ होता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को हम कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। ऊर्जा का पावर हाउस हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ये बात ध्यान रखिए। ऊर्जा का पावर हाउस पूछता है तो माइटोकॉन्ड्रिया, और प्रोटीन की फैक्ट्री पूछता है तो आपको राइबोसोम, ठीक है, ये बात ध्यान में कर लेंगे। आगे है, आगे बोला है कि और एक बात ये कोशिका भित्ति से आप ध्यान रखेंगे कि कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है, याद रखें। लेकिन कोशिका झिल्ली दोनों में होता है, याद रखेंगे, कोशिका झिल्ली दोनों में होता है। पादप कोशिका में सिर्फ कोशिका भित्ति पाया जाता है, ये अंतर है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, ठीक है। आगे है, और यहाँ पे बोला है खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा को बदलते हैं। मतलब प्रकाश ऊर्जा कौन ऊर्जा में बदल जाता है, तो प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक है। किस ऊर्जा में बदल जाता है, मतलब कहने का मतलब है कि कोई पादप प्रकाश लेकर के उसको ग्लूकोज बना देता है, तो ग्लूकोज क्या है, रासायनिक ऊर्जा हो गया। क्या हो गया, रासायनिक ऊर्जा। इस तरह से रासायनिक ऊर्जा में वो बदल जाता है। 2D और 4D क्या है, तो 2D और 4D का प्रयोग हम खरपतवार नाश करने के लिए, खरपतवार नाश करने के लिए हम करते हैं। मतलब अगर कोई खरपतवार आपके फसल में हो गया है तो 2D और 4D का प्रयोग आप करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हालांकि जो किसान होंगे उनको पूरा पता होगा, आप लोग किसान नहीं है तो आपको थोड़ा कम, लेकिन ये याद रखिए 2D और 4D किस लिए, खरपतवार नाशी के रूप में आता है। अब उसके बाद देख लीजिए, अगला बोला है कि पुनरुद्भवन, ठीक है, पुनरुद्भवन विशेष क्षमता पाई जाती है। मतलब इसमें जो है ना, किसमें विशेष क्षमता पाई जाती है, फिर से जमने का। तो फिर से जमने का जो क्षमता है ये इकाइनोडर्म नहीं पोरीफेरा में है। किस में है, पोरीफेरा में। पोरीफेरा को आप काट दीजिएगा उसकी कोशिका को, तुरंत उसका कोशिका फिर से हो जाता है। ऐसे उसमें पावर है पोरीफेरा में कि जैसे ही आप काटते हैं तुरंत तनिका देर के बाद फिर वो हो जाता है। तो उसी का पुनरुद्भवन, उसी को हम कहते हैं। पुनरुद्भवन से मतलब यही हुआ। आगे देख लीजिए, अगला बोला है आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास, सांप। यदि घास प्रथम पोषीय स्तर है तो तृतीय पोषीय स्तर पर कौन आएगा। तो मैं आपको बता दूं, पहले घास आएगा, और घास के बाद टिड्डा आएगा, और टिड्डा के बाद मेढक आएगा, और मेढक के बाद आपको सांप आएगा। तो बताइए तीसरा स्थान पर कौन आया, तीसरा स्थान पर मेढक आया। पहला पर घास आया, दूसरा पर कौन आया, टिड्डा, और तीसरा पर मेढक, और चौथा पर कौन आ गया, सांप। आगे समझ में। तो यहाँ ध्यान, अगर इसमें सिर्फ सांप दिया रहता तो उस परिस्थिति में आप मार सकते थे, तीसरा सांप को मार सकते हैं। लेकिन अगर सांप नहीं, मेढक भी है, तो मेढक को कौन खाता है, मेढक क्या खाता है, टिड्डा को। इसीलिए यहाँ पे मेढक सही हो जाएगा। आगे समझ में। तो ये आहार श्रृंखला का था। अगला सवाल आप देख लीजिए। अगला बोला है कि 84 में जो एक घटना घटी थी, 3 दिसंबर 1984 को घटना एक घटी थी, ठीक है। भोपाल में गैस त्रासदी हो गया था। भोपाल में क्या हो गया था, गैस त्रासदी, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा गैस निकल गया था, मिथाइल आइसोसाइनाइड निकला था, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे, हाल ही में आंध्र प्रदेश में भी एक, हाँ, विशाखापट्टनम में रिसाव हो गया था। वो किसी गैस, रिस्पायरिन ऐसे करके कुछ गैस है, हाँ, ऐसे ही करके निकला था। वो भी याद रखेंगे, क्या कि दोनों एक जगह याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। आगे बोला है खाद्य श्रृंखला के कुछ चरण हाल है, एक मिनट, हाथ हरास है तो क्या चरण पर ऊर्जा है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पूरा दिख नहीं रहा है, देख लेते हैं। हाँ, एक खास श्रृंखला को कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा, हाँ, होते हैं, वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। यहाँ है हर चरण पर ऊर्जा क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। तो मैं आपको खास श्रृंखला को समझा दे रहा हूँ। कहने का मतलब है कि एक पहला चरण उत्पादक चरण हो गया, तो उत्पादक चरण के बाद खाने वाला उपभोक्ता आ गया, फिर उसके ऊपर भी उपभोक्ता है, ठीक है।
खाद्य श्रृंखला का जो चरण बनता है, स्तर बनता है, इस तरह का बनता है। अब हमको बताइए कि इस तरह से यहाँ तक पादप हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक जंतु हो गया, फिर यहाँ से ऊपर जाते जितना जा रहा है घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है ना, संख्या घट रहा है। तो संख्या घट रहा है तो ऊर्जो घटेगा, ऊर्जो घट जाएगा ना, तो यानी घटती है। याद रखिएगा एक पिरामिड बनाता है, एक ऊर्जा का जो आती है वो पिरामिड बनाता है। ये मेरे ख्याल से सबसे नीचे स्तर पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा, सबसे ऊंचा स्तर पर सबसे कम ऊर्जा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देख लीजिए, बोला है कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन है। कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन कैसा है? तो याद रखिएगा कि इसमें जो होता है पर्णाभ एवं पर्णशूल होता है। पर्णाभ एवं पर्णशूल मतलब कहने का मतलब है पत्तों को कांटा बनता है, उसी को हम पर्णशूल कहते हैं। तो याद रख लीजिए ये बात। आगे बोला है अपतन कोण इनके बीच का कोण है, मतलब किसके किसके बीच का कोण है आपतन कोण। तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा आपतन की आपतन क्या है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोई भी दर्पण है, कोई भी दर्पण है, तो दर्पण पर जब प्रकाश पड़ता है, दर्पण पर जब प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है कि वो ऐसे प्रकाश आता है और ऐसे ये मुड़ जाता है। तो इसको हम कहते हैं परावर्तन हुआ। क्या हुआ? परावर्तन। तो परावर्तन हुआ तो याद रखिए ये जो बिंदु है अपतन बिंदु है। तो अपतन कोण किसको कहेंगे? तो ये बीच में आने वाला जो किरण हो गया, यहाँ बीच में अभिलंब है, इसके बीच को जो कोण बनता है उसको अपतन कोण कहेंगे। इसको कहेंगे परावर्तन कोण। क्योंकि यहाँ परावर्तित होकर किरण जा रहा है, यहाँ आ रहा है, तो आ रहा है तो अपतन कोण, जा रहा है तो परावर्तित। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो अब इसी के आधार पर हमको जवाब दे देना है। जवाब बोला है कि अपतित किरण तथा दर्पण की सतह, तो ये होगा नहीं। परावर्तित किरण तो खैर होगा ही नहीं, ठीक है। परावर्तित किरण वाला तो खैर ऐसा ही गलती है। सतह पर अभिलंब तथा अपतित किरण, अभिलंब तथा अपतित किरण के बीच में जो बना वही होगा। आगे समझ में? चीज़ों को जब हम समझ लेते हैं फिगर से तो याद रहता है। अगर फिगर से नहीं समझिएगा तो ऐसे रट्टा मारिएगा तो आज समझिएगा कल भूल जाएंगे, ठीक है। यहाँ बोला है प्रत्यावर्ती धारा में, तो प्रत्यावर्ती धारा हम बता दें आपको कि धारा दो तरह का होता है, एक AC होता है, एक DC होता है। ये प्रत्यावर्ती धारा होता है, ये दिष्ट धारा होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट करंट है, ये जो है ना इनडायरेक्ट कहिए करंट है। इनडायरेक्ट करंट का मतलब हो गया कि जैसे कहने का मतलब है कि हम इसको जिधर चाहे उधर मोड़ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करंट का अब सीधा जाएगा। क्या जाएगा? सीधा। अब बैटरी से निकला हुआ जो करंट होगा वो सीधा जाता है, वो डायरेक्ट करंट का उदाहरण है। याद रखिए, कभी पूछ दिएगा कि निम्न में किस में डायरेक्ट करंट है, तो सेल में जितने भी करंट है वो डायरेक्ट है, आप उसको कम बेस नहीं कर सकते हैं। आप बैटरी के करंट को कम बेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लाइन के करंट को क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं, बेसी कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? ये AC धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है। तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर आप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा में बोला है, क्या बोला है देख लीजिए। यहाँ पे बोला है कि विद्युत धारा का मान नियत रहता है, तो ऐसा नहीं है, नियत नहीं रहता है, क्योंकि वो तो DC हो जाएगा। DC में नियत रहेगा, हमेशा फिक्स मान रहेगा, ठीक है। सिर्फ धारा की दिशा बदलती है, सिर्फ धारा की दिशा बदलती है, नहीं वोल्टेज भी कम बेस कर लेते हैं, दिशा भी बदल लेते हैं, अब वोल्टेज भी कम बेस कर लेते हैं, तो ये भी गलत हो गया। बोला ना, दो गलत हो गया ना। तीसरा, धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं, तो दोनों के दोनों बदलते हैं। आप समझ में आ गया? जब हम इतना बात समझ में आता है तो ये AC और DC से पूछेगा तो हम गलती नहीं करेंगे। अगर यही चीज़ हमें नहीं समझ में आता है तो वहाँ सोचेंगे क्या जवाब दे, क्या नहीं जवाब दे। आगे समझ में, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोला है, अगला बोला है कि विभिन्न रंगों का समूह वर्णपट्टी कहा जाता है, प्रकाश परिक्षेपण कहा जाता है, प्रकाश का परिकिरणन कहा जाता है और प्रकाश के परावर्तन कहा जाता है। तो वर्णपट्टी कहा जाता है, याद रखिए। रंगों का समूह जो है ना, वर्णपट्टी, ठीक है। आगे याद कर लीजिए, यहाँ बोला है त्वरण का मान है, यहाँ त्वरण का मान पूछा है। तो यहाँ देखिए धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या परिवर्तनीय। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई सरल रेखा में गमन कर रहा है तो वो त्वरित गति नहीं है। सरल रेखा में अगर गमन कर रहा है कोई भी पथ पर तो वो त्वरित गति नहीं है। जब त्वरित गति नहीं है तो इसका मतलब त्वरण शून्य होगा। त्वरित गति नहीं है तो त्वरण शून्य होगा। तो इसीलिए याद रखिएगा त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे मान लीजिए बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे मतलब घट बढ़ हो रहा है, तो इसका मतलब वो त्वरित गति है। अगर घट रहा है वेग घट रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए ऐसे आ रहा है तो इसका मतलब वेग घट रहा है।
ठीक है, ऐसे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वेग घट रहा है। अब समय के साथ वेग घट रहा है तो इसका मतलब समझिए कि वो ऋणात्मक हो जाएगा, और समय के साथ अगर वेग बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो, धनात्मक हो जाता है। लेकिन अगर वो सीधी रेखा में गमन कर रहा है तो उस परिस्थिति में त्वरित गति नहीं होती है, और त्वरित गति जब नहीं होगी तो वो शून्य उसका त्वरण हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। आगे देख लीजिए, अगला बोला है, ठीक है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे तरफ गिरने की आशंका। ये हम न्यूटन के गति नियम आपको पढ़ा चुके हैं कि अगर कोई खड़ा बस है और एकाएक गाड़ी चलता है तो लोग पीछे की ओर झुक जाता है, चलता है ना, तो पीछे की ओर झुक जाता है। किस कारण? तो हर कोई व्यक्ति अपना विराम जड़त्व बना के रखना चाहता है, लेकिन जैसे ही गति में आता है वैसे ही वो पीछे की ओर झुक जाता है। इसका मतलब विराम जड़त्व के कारण वो पीछे गिरने की संभावना है। किस जड़त्व के कारण? विराम। लेकिन गति जड़त्व के कारण आगे भागने की संभावना होता है। गति जड़त्व की वजह से कोई व्यक्ति गति में है, एकाएक ब्रेक लिया, आगे की ओर भाग जाता है। जैसे डिस्क ब्रेक आप चला रहे हैं, एकाएक डिस्क ब्रेक लिया, क्या कहते हैं, आगे हैंडल के उस पार चल जाते हैं। तो वो किस गति के कारण? वो गति जड़त्व के कारण, गति जड़त्व। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, न्यूटन्स लॉ पर यह आधारित था। आगे बोला है, किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा। मतलब कहने का मतलब है कि विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा को हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध के कारण अगर कोई विद्युत धारा से ऊष्मा उत्पन्न निकलता है तो हम उसको क्या कहेंगे? विद्युत धारा के वेग के समानुपाती होगा, ठीक है। विद्युत धारा के वेग के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो वेग के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात ध्यान कर लीजिए कि वेग के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अब इसमें बोला है कि भाई अगर अपवर्तनांक ui है और u1 है और u2 है अपवर्तनांक, तो बोला है प्रवेश करती है, मतलब एक u वाला से u1 वाला से u2 वाला में प्रवेश करता है, तो मतलब एगो का अपवर्तनांक कितना है, एगो का अपवर्तनांक कितना है। अब इसमें से प्रकाश इसमें प्रवेश करता है तो अपवर्तन के समय जो होता है ये इतना मान आ जाता है, साइन आई बटे साइन आर आ जाता है। तो कौन सही हो जाएगा? तो इसका वो आई वाला जो होगा ना नीचे आ जाएगा, आर वाला जो होगा ऊपर। मतलब रेशियो निकालते हैं तो 2 वाला ऊपर हो जाएगा, 1 वाला नीचे हो जाएगा। ये बात ध्यान में कर लीजिए, सिर्फ इतना ही ध्यान करके रखिए। दोनों दरमियान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों दरमियान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमसे पूछा है कि कितना होगा। इसमें कितना होगा कि दोनों दरमियान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, 5 किलो है, 10 किलो है, ठीक है। तो हम गुरुत्वाकर्षण बल बराबर आपको पढ़ाए हैं कि G इंटू M1 इंटू M2 बटे R² पढ़ाए ना। यही पढ़ाए हैं जब हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ा रहे थे तो हम ये पढ़ाए थे आपको कि G इंटू M1 M2 R²। तो यहाँ पे देखिए M1 कितना है 5 किलो, M2 कितना है 10 किलो, R कितना है 10। दोनों के बीच के जो दूरी होता है वही R होता है। ये भी मैंने पढ़ाया था। अब पूछा कि नहीं पूछा, देख लीजिए कि कैसे पूछता है। अगर आप साइंस के महत्व को नहीं देते हैं तो 100% आपको साइंस गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि हमने जितना वीडियो बनाया है सबके सब साइंस वही पूछे जाते हैं, बिल्कुल अलग नहीं पूछा जाता है। इसलिए हर बार चैप्टर को रिवाइज किया कीजिए। देखिए आगे आया 5 किलो 10 किलो, अब 5 गुने 10 कर देंगे, क्या कर देंगे 5 गुने 10 कर देंगे। अब बटे में क्या R² मतलब 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 गुने 10 हो जाएगा। और G इंटू में रहेगा। बताइए 10 से 10 कट गया, 5 से 1 कट गया, इसका मतलब G/2 आ जाएगा। G/2 कहीं ऑप्शन में दिया है ना, G/2 दिया है ना 1 नंबर में, आ गया ना समझ में, G/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देख लीजिए, कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 10 सेकेंड, बोला है 10 सेकेंड के लिए काम कर रहा है, तो 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है, तो जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा देता है, तो क्या है बल का मान क्या है। तो बल का मान क्या है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम बल निकालने के लिए क्या करते हैं, हम त्वरण की गणना करते हैं। त्वरण और त्वरण क्या होता है कि अंतिम वेग में से लास्ट वेग क्या करते हैं, घटाते हैं। अंतिम वेग में से शुरू का वेग घटाते हैं और उसके बाद बटे में समय कर देते हैं, यही ना कर देते हैं। तो इससे क्या आ जाता है त्वरण। तो क्या हमको वेग दिया है, शुरू का वेग ये दिया है और लास्ट का वेग ये दिया है, समय भी दिया है, तो त्वरण नहीं निकल जाएगा। और त्वरण निकल जाएगा और उसके बाद बोला है कि भाई इसका बल का मान कितना आएगा सो पूछा है। तो सबसे पहले त्वरण निकाल लेंगे, और जब त्वरण निकाल लीजिएगा तो इसमें जो है क्या होता है ma होता है, क्या होता है ma। तो m कहीं दिया हुआ है, बताइए। कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 10 सेकेंड,
हाँ ए में होता है। कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 10 सेकेंड के लिए काम कर रहा है, जो वेग का मान इतना से इतना घटा देता है, तो बल का मान क्या होगा। ए में नहीं दिया है, क्लियर नहीं हो सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। जब तक आगे बोला है दो समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कि कोई विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, और फिर इधर एगो और लाइन लग गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब दो लाइन एक तरफ एक ही दिशा में जा रहे हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करता है, मतलब दोनों से सटना चाहता है। क्या करना चाहता है? सटना चाहता है। लेकिन जैसे ही एक लाइन आपको इधर भेज दिए हैं, एक लाइन इधर भेज दिए हैं, ऐसी परिस्थिति में एक दूसरे को विकर्षित करता है। समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब है, तो यही सवाल यहाँ पूछा है कि दो समांतर तारों में एक दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो क्या होगा। वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करें। लेकिन अगर यही उल्टा करता, एक दूसरे के विपरीत होता, तो क्या होता? एक दूसरे को विकर्षित करता। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मूल से है। तो मूल के लिए आपको ध्यान रखना है, मूलों का योगफल दिया है 6 और मूलों का गुणनफल दिया है 3। तो आप याद रख लीजिए, फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, और मूलों का यहाँ पे मूलों का योग होता है इंटू एक्स, जोड़ मूलों का गुणनफल। तो बस मान रख दीजिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, और मूलों के योग की जगह कितना 6 माइनस 6x हो जाएगा, और मूलों के गुणनफल की जगह कितना रखना है 3 प्लस 3। ऐसा कोई ऑप्शन में है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ऐसा कोई ऑप्शन में है? दिख रहा है ना? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 पहला वाला में माइनस में होता है, ठीक है। याद रखें, मूलों का योगफल माइनस में आएगा और मूलों का गुणनफल प्लस में जाएगा। बस ये बात ध्यान में रखेंगे। लेकिन अगर अलग अलग मूल दिया रहता, कहाँ बताने के लिए? योग गुणनफल और योग और गुणनफल क्रमशः 6 और 3 है, नहीं दिया है। आगे समझ में? यानी तो आपको क्या समीकरण बताना है? क्या बताना है? समीकरण। तो समीकरण मैंने बता दिया कि एक जगह आप एक्स स्क्वायर, मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर, एक जगह योगफल इंटू एक्स होता है, तो योगफल 6 है, 6 इंटू एक्स हो जाएगा। जोड़ गुणनफल होता है, तो जोड़ 3 कर दिए। बताइए इतना आ गया कि नहीं आ गया? ये हो जाएगा। आप अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में बोला है कि इनमें से किस परिमेय संख्या को सतत दशमलव रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब हम शांत दशमलव रूप में, सतत का मतलब शांत दशमलव रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसमें से किसको हम व्यक्त कर सकते हैं, ये चीज़ बोला है, ठीक है। तो याद रखिए, इसमें खाली 5 आता है, तो इसको हम शांत रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखने से पता चला है 625 में खाली 5 के अलावा कुछ आता है, और जिसमें 5 और 2 आए नीचे, इसका मतलब वो शांत में व्यक्त हो जाएगा। 5 और 2 के अलावा, मतलब कहने का मतलब या तो 5 आना चाहिए, या तो 2 या दोनों आना चाहिए। क्या उस सब में नहीं। अब जब हमको मिल गया आंसर, तो हम फालतू में देखने की जरूरत नहीं है, आगे नहीं होगा, कोई नहीं। इसमें 3 आ गया है, इसमें भी काटोगे तो कोई ना कोई दूसरा अंक 3 आ जाएगा। इसमें भी वैसी मतलब 5 2 के अलावा कोई अंक आ जाएगा, तो आ गया इसका मतलब नहीं होगा, ये शांत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखने से हमको 625 को देखे तो भैया 625 में खाली 5 आता है, आप गुना कर लो 4 बार, 100% 625 आ जाएगा, तो इसका मतलब 5 आ गया, इसका मतलब वो क्या होगा? शांत होगा। आगे समझ में? आगे बोला है इस समीकरण को हल करना है। 1 + 25/144 बोला है। तो अब ये इसको पूर्णांक जब तोड़िएगा तो 169 कितना आ जाएगा? 169/144 हो जाएगा। तो इसको 13/12 आ गया ना। 13/12 बराबर है 1 + 12 x/12। इसको हम बता दे रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा, आपका हो जाएगा 13/12 बराबर 1 + x/12। अब ऐसी परिस्थिति में 1 जब इधर आएगा तो क्या होगा? घट जाएगा इसमें से। 1/1 जब हम करेंगे तो कितना? 12 1 + 12, तो 13 में से 1 जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा? 13 में से 12 घट जाएगा तो 1 बच जाएगा। 1/12 हो रहा है x/12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। इसका आंसर 1 आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन करके आप खुद से देख लीजिएगा, ऐसे हमने बता दिया आपको। यहाँ बोला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद रखिएगा, त्रिज्यखंड का जो कोण दिया है x डिग्री दिया हुआ है, x डिग्री, और त्रिज्या बड़ा आर है, तो हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई थीटा बटे 360 ऐसे होता है। थीटा बटे 360 और पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई r
स्क्वायर। तो ऐसा कौन ऑप्शन में, थीटा के जगह x डिग्री होना चाहिए। थीटा बटे 360 है, अब पाई 2 पाई आर दे दिया तो गलती दे दिया, ठीक है। पाई आर स्क्वायर होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर 4 नंबर में दिया, ठीक है। थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, थीटा के जगह x है इसलिए x रख दिया। यहाँ लौसा बोला है कि इसका मौसा 11 है और इसका लौसा जो है ना 53 गुने आर है, 53 गुने आर है। तो बता दीजिए कि भाई इसका जो है ना आर का मान कितना आएगा। तो लौसा गुने मौसा बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या होता है, ऐसा हमने पढ़ा है कि लौसा गुने मौसा, ठीक है, मौसा अब बराबर है एक संख्या गुने दूसरी संख्या, ऐसी होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम इसको लिख सकते हैं, लौसा देख लेते हैं कितना है। तो लौसा आपका दिया हुआ है 253 गुने में आर, ये लौसा है। अब मौसा दिया हुआ है 11, कितना दिया है, तो गुने में 11, लौसा गुने मौसा ना करना है, बराबर में थोड़ी करना है। अब बराबर है एक संख्या दिया है 253 और दूसरी संख्या दिया है 440, कितना दिया है। अब ऐसी परिस्थिति में आप 253 से 253 को कैंसिल कर दिए, यहाँ पे आर है, ये आर है और यहाँ 11 है, 11 से 440 को काट सकते हैं, कितना मरतबे, 11 चौक 44, 40 मरतबे। तो जो बच गया आएगा वो आर के बराबर आ गया ना, तो 40 आ गया ना 40। तो इस तरह से हमने 40 निकाल के आपको बता दिया। आगे देख लीजिए, इस तरह से आपको बोला है कि एक वृत्त के जीवा का जो है ना इतना कोण बनाता है, इतना कोण बना है, उसका त्रिज्या की लंबाई जो है 28 सेंटीमीटर है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्तखंड का मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ। वृत्तखंड का फार्मूला जो होता है आपको आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360, ठीक है, -1/2 साइन थीटा होता है, ये होता है फार्मूला। इस फार्मूला से जब आप गणना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, एक बार करके देख लीजिएगा। आर के जगह आर रख देना, पाई के जगह 22/7 रख देना। यहाँ देख लीजिए, यदि एक त्रिभुज को शीर्षमुख कोण 130 डिग्री है तो उसके आधार पर समद्विभाजक के बीच का कोण कितना होगा। अब इस बातों को समझ लीजिए कि पहले क्या पूछा क्या है, ये है। जैसे ही एक त्रिभुज का शीर्षमुख कोण बोला है तो शीर्षमुख कोण का मतलब हो गया, कि मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का 130 डिग्री ये दिया हुआ है, ठीक है, ये शीर्षमुख कोण हो गया। अब बोला है कि इसके नीचे का द्विभाजक इसको 2 भाग में बांट दिए और इसको 2 भाग में बांट दिए, तो ये मिल गया, यहाँ पे द्विभाजक हो गया। बोला है कि द्विभाजक जो आधार पर, बोला है आधार के द्विभाजकों के बीच का कोण, तो द्विभाजक के बीच का कोण यहाँ का कोण पूछा है। तो यहाँ के कोण निकालने के लिए डायरेक्टली जैसे या तो फिगर बना के दे तो, चाहे या आधार के द्विभाजक का कोण पूछे तो आप कैसे निकालेंगे हम बता दे रहे हैं। निकालने का तरीका डायरेक्टली होता है कि द्विभाजक कोण बराबर होता है a बटे 2 प्लस 90 डिग्री। a/2 मतलब इस कोण बराबर होता है a/2 प्लस 90 डिग्री। बताइए कितना आ जाएगा, 65 और 90 कितना हो जाएगा, 155 है ऑप्शन में कहीं, बस डायरेक्ट आप ध्यान में कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो समझ गया, लेकिन कहीं कभी कह देता है कि भाई ये जो द्विभाजक है बाहरी द्विभाजक कह देगा, बाहरी तो आंतरिक द्विभाजक हो गया, बाहरी द्विभाजक भी होता है। अब देखिए बाहरी द्विभाजक कैसे बनता है, मैं दोनों सिचुएशन को समझा दे रहा हूँ। बाहरी द्विभाजक में होता क्या है कि ये त्रिभुज बना हुआ है, तो बाहरी द्विभाजक ऐसे बनते हैं, ठीक है। बोला है यहाँ का कोण दिया हुआ है, अब बाहरी द्विभाजक जो है ना आपको ये कोण का मान पूछा है, तो उस समय बाहरी द्विभाजक जब पूछता है तो उस परिस्थिति में यहाँ जो प्लस कर रहे हैं यहाँ माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, माइनस कीजिएगा, अपने आप आ जाएगा। यानी यहाँ पे नहीं आएगा, याद रखिएगा कि यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन याद रखिए उस समय अलग डाटा रहेगा तो वहाँ माइनस होगा। बाहरी पूछेगा तो माइनस होगा, अंदर वाला पूछेगा तो प्लस होगा। लेकिन याद रखिए किसको, a/2 और मतलब हाँ a/2 हो जाएगा, यानी a का मतलब ऊपर वाला कोण और बटे 2 प्लस 90 डिग्री। इस बात को ध्यान रखेंगे तो ये दोनों आप सवाल आप बना पाएंगे। इसका आंसर आप 155 मैंने बता दिया है, 155 आ जाएगा, 155 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, अगला सवाल है। अगला बोला है कि भाई 81, 82, 83 ऐसे करके हम क्या तक 89 तक गुना करते हैं, तो बताइए कि इकाई स्थान पर क्या आएगा। तो 81 से लेकर आप 85 तक जाइएगा तो 2, 5 तो मिलेगा ना, और जहाँ 2 और 5 इकाई स्थान वाला मिल गया वहाँ तक 0 आ जाएगा। तो बस इसके लास्ट स्थान पर क्या आ जाएगा,
बस 2 5 देख लीजिए, अगर आ गया तो 0 आ जाएगा, इकाई स्थान पर क्या आ जाएगा 0। मतलब सबको गुना कीजिएगा, 2 5 वाला इकाई स्थान वाला गुना कीजिए तो 0, और 0 एक बार आ गया तो हर बार 0 आएगा। 0 कभी खत्म होगा नहीं खत्म, बस याद रखिए। बोला है कि अल्फा बीटा, अगर अल्फा बीटा है द्विघात समीकरण का इतना का x3x² प्लस 8x और प्लस 2 का जो है ना 1/अल्फा 1/बीटा का मान पूछा है। तो हम जब 1/अल्फा 1/बीटा को पूछेंगे तो बीटा अल्फा का लॉसअप बीटा अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो क्या बचेगा बीटा, और बीटा से बीटा कट गया तो क्या बचा अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा ऊपर रख दो, अल्फा इंटू बीटा नीचे रख। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। ए से ये कट गया, क्या बच गया -b/a -b/c। अब b किसको मान रहे हैं और c किसको मान रहे हैं सो देख लो। हम a मान रहे हैं इसके गुणांक को 3 को, b मान रहे हैं इसके गुणांक को 8 को, और c मान रहे हैं 2 को। तो हमको कितना लाना है -b/c ना, तो -b से 4 आया 8 आया तो -8 आ जाएगा, और c कितना है 2, तो काट देंगे तो -4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -4, यहाँ -4 3 नंबर में दिया हुआ। आगे समझ में, चलिए आगे देख लीजिए। बोला है एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया, मतलब 20% की हानि पर बेच दिया, और उसने उस वस्तु का 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। मतलब 20% हानि पर बेचता है तो 20% हानि पर बेचता है, अगर 5% लाभ पर बेचता है तो दोनों का डिफरेंस 100 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा 100 का। इसका मतलब जब लाभ और हानि होता है और डिफरेंस 100 होता है तो आप कैसे बनाएंगे, आपको बनाने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। जब ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि भाई इतना ज़्यादा में हम बेच देंगे, अगर इतना ज़्यादा में बेच देंगे मतलब 20% हानि पर बेचते हैं 100, अगर हम 100 ज़्यादा ले लेंगे तो 5% लाभ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का डिफरेंस 100 का है। कितने का है 100 का। तो एक बार 20 लिख लीजिए, एक बार 5 लिख लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए। लाभ हानि हो रहा है तो जोड़ लीजिए, लाभ हो रहा है तो घटा लीजिए, हानि हो रहा है तो घटा लीजिए। आगे समझ में, लाभ हानि हो रहा है तो जोड़ लीजिए, लाभ हो रहा है तो घटा लीजिए, हानि हो रहा है तो घटा लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हानि तो जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा 25% बराबर हो गया 100, 25% बराबर 100। तो 100% लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 100/25 गुने 100, 100/25 गुने 100, ठीक है। अब ये भी बाउंस करेगा, 1 मिनट देख लीजिए। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ कहने का मतलब है यहाँ है यहाँ 25% बराबर है 100। कितना है 100। तो हमको भैया बोला है कि 25% का इक्वल किसके बराबर है 100। तो 100% अगर यहाँ 100 कै गुना कर दिए 4 गुना, तो यहाँ भी तो 4 गुना कर लेंगे ना, कर लेंगे। तो इसका मतलब 100% कितना आ गया 400, यानी उसका मूल्य 400 रहा होगा। कितना रहा होगा 400। तो 400 आ गया। ये बात खाली ध्यान में कर लीजिए। आगे देख लीजिए, सवाल को समझ जाएगा, सब इजी है, खाली प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आगे देखिए, ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि, ग्रेफाइट को हम पेंसिल में काहे लगाते हैं ये चीज़ पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट मुलायम और भंगुर है, इसीलिए हम उसको पेंसिल में लगा पाते हैं। अगर मुलायम और भंगुर नहीं होता तो हम उसको पेंसिल में नहीं लगा पाते, ताकि वो आसानी से सॉफ्ट से कॉपी पर चल पाता है। अगर वो भंगुर नहीं होता, मुलायम नहीं होता तो हम उसको नहीं लगाते। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, ठीक है। पहले ऑप्शन में बोला था कि वह कागज़ को अंकित कर सकता है, तो ऐसा बात नहीं है, ठीक है। वह कार्बन का अपरूप है, हाँ अपरूप है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि कार्बन का अपरूप ग्रेफाइटे है, और भी तो है, तो और को काहे नहीं लेते हैं, हीरा भी तो है ना, इसीलिए ये ऑप्शन सब गलती हो जाएंगे। आगे देख लीजिए, अगला बोला है 1 इलेक्ट्रॉन का भार कितने आवेश के बराबर होते हैं। तो ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे तो कट गया है, आवेश कट गया है, ऋणात्मक आवेश वाला देख यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये कटा हुआ है, याद रखिए 1/2 प्रोटॉन का भार का 1 ऋण आवेश होगा, ठीक है। ऋण आवेश जिसमें होगा वही होगा, इसमें कट गया है, ऋण आवेश होना चाहिए। आगे देखिए, यहाँ पे बोला है 1 बिलियन जिसका pH 3 है, तो बिलियन OH का सांद्रता क्या होगी। तो जिसका pH 3 होगा उसका OH की सांद्रता 10 के पावर -11 होगा, याद रखिएगा 10 के पावर -11। बोला है ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन को हम क्या कहते हैं। तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन को हम बोलते हैं समयाव, ठीक है। हाँ नहीं समयावय कहते हैं, क्या कहते हैं समावय, समयाविता कहते हैं। यहाँ पे दिया है समावय दिया हुआ, समयाविता कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका अंतर एक जैसे नहीं होता। आगे देख लीजिए,
बोला है इसमें ऑक्सीकारक कौन है? हाँ, ऑक्सीकरण किस में हो रहा है ये चीज़ पूछा गया। तो आप ऑक्सीकरण और अवकरण को समझ लीजिए, क्या होता है ऑक्सीकरण और क्या होता है अवकरण। तो याद रखिए कि जब ऑक्सीजन का संयोग होता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है तो हम ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन अलग होता है तो अवकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकरण। ऑक्सीजन का अलग होना। हाइड्रोजन अगर अलग होता है तो ऑक्सीकरण हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा तो अवकरण हुआ। ये बात ध्यान रख लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था ऑलरेडी, इससे हाइड्रोजन अलग हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो इसीलिए Al3 जो है ना, Al3 क्या हो गया? ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन अलग होला, ऑक्सीकरण है। हाँ, हाइड्रोजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का संयोजन ऑक्सीकरण है, और उसका उल्टा कर लीजिए तो अवकरण है, उसका उल्टा कर लीजिए तो अवकरण। आगे देख लीजिए, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न अवान्ध है। नाइट्रोजन गैस के अणु के 3 अवान्ध है, याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन अणु जब बनते हैं, नाइट्रोजन जब मिलते हैं तो इसके जो है ना, इसके तीन गो इलेक्ट्रॉन और इसके भी 3 गो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं? साझा करते हैं। क्या करते हैं? साझा करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये त्रिबांध हो गया। क्या हो गया? 3 बंधन बना दिया। तो 3 बंधन बनाया, इसीलिए हम इसको ट्रिपल संयोजी कहेंगे, यही ना कहें, या त्रिसंयोजी कहेंगे। यहाँ कहीं ऑप्शन में दिया है त्रि, दिया है ना, 4 नंबर में दिया है त्रिसंयोजी। अब लिखा है कि निम्न अभिक्रिया में इस अभिक्रिया जो दिया हुआ है, इस अभिक्रिया में Cl2 ऑक्सीकारक है, Cl2 ऑक्सीकारक है। तो अब Cl2 ऑक्सीकारक है बोल रहा है, तो ऑक्सीकारक है या नहीं, इसके लिए यहाँ देख लीजिए Cl के साथ क्या लग रहा है? H लग रहा है ना, हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है ना। तो ये ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण जिसमें होता है वो ऑक्सीकारक नहीं होता, वो अवकारक होता है। जो जिसमें ऑक्सीकरण हो वो अवकारक होता है। तो Cl2 जो है ना अवकारक है, ये गलत हो गया। आगे समझ में, ये गलत हो गया। Cl2 अपचायक है। अपचायक का मतलब और उपचायक का मतलब समझ जाइए। अपचायक का मतलब, कहने का मतलब जिसमें ऑक्सीकरण हो वो अपचायक होता है, तो इसीलिए ये गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यह बोला है कि H2S ऑक्सीकारक है, तो ये भी नहीं है। अपचयन अभिक्रिया होता है, H2S में क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया हो रहा है। आगे है न्यूक्लियन क्या है होता है। तो न्यूक्लियन आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लियन का मतलब है कि परमाणु के नाभिक को न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से चक्कर काटता रहता है, ठीक है। ये मॉडल रदरफोर्ड ने दिया था, और रदरफोर्ड बताया था कि भाई परमाणु का जो नाभिक है उसमें क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड किया था, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। आगे समझ में। आगे बोला है बायोगैस के अवयव। बायोगैस के अवयव याद रखिए, मेथेन होता है, उसमें H2S होता है और O2 होता है। नहीं, H2S नहीं होता है, सॉरी। इसमें जो है, इसमें H2 होता है खाली। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, मेथेन होता है और CO2 होता है। बस इतना ही होता है बायोगैस में, याद रखिए। मेथेन, हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देख लीजिए, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होगा, और क्या होगा? ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, याद रखेंगे। हालांकि नाभिकीय रिएक्टर का खोज एनरिको फर्मी किया था, ये बात ध्यान में रखिएगा पहली बार। तो ये आपका सेट जो है ना 5 इंड हो गया है। अब हम सेट 6 की डिस्कशन करेंगे। इस तरह से हम सारे सेट का डिस्कशन करके ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम टेस्ट सीरीज लाएंगे। टेस्ट सीरीज में पहले टेस्ट होगा, उसके बाद आपको टेस्ट डिस्कशन होगा, तब आपका नॉलेज बूस्टअप हो जाएगा।